तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो अब अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ सेल की, तो क्या होता है डिस्कवरी ऑफ सेल? तो डिस्कवरी ऑफ सेल का मतलब होता है सेल की डिस्कवरी। सब सेल की डिस्कवरी का क्या मतलब है, मैं आपको सबसे पहले ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो आप लोग इस पूरी पॉइंट को ना बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है आप लोगों के मन के अंदर कि डिस्कवरी करना किसी चीज का और किसी चीज का इन्वेंशन करना एक ही बात होती है। जी नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। इन्वेंशन ऑफ सेल इसीलिए नहीं कहते, इसे डिस्कवरी ऑफ सेल इसीलिए कहते हैं। अब आप मान लीजिए, आपको मैं समझाऊं इन्वेंशन और डिस्कवरी का बीच का अंतर क्या होता है। तो इन्वेंशन मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना, आपने किसी भी चीज को बनाया है। और डिस्कवरी का मतलब होता है किसी भी चीज को खोजना, मतलब कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। इन्वेंशन मतलब कि वो आपके बनाने से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, आपने उसे बनाया है, आपने उसे जन्म दिया है। लेकिन डिस्कवरी मतलब कि आपने के ढूंढने से पहले भी वो एग्जिस्ट करती थी, वो अपने उसी फॉर्म में थी। लेकिन आपके बताने से पहले किसी को उसके बारे में पता नहीं था, या फिर पता था तो बहुत ज्यादा नहीं पता था, खाली इतना पता था हाँ ये ऐसे कुछ ऐसा होता है। तो वही डिफरेंस होता है डिस्कवरी और इन्वेंशन के बीच में। इन्वेंशन मतलब खोजना, डिस्कवरी मतलब किसी चीज को, सॉरी, डिस्कवरी मतलब खोजना और इन्वेंशन मतलब किसी भी चीज को बनाना। इन्वेंशन से पहले इन्वेंशन किया आपने, मतलब आपके बनाने से पहले वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। आपने डिस्कवरी की है, इसका मतलब कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, आपने तो खाली उसके बारे में लोगों को बताया है। आई होप आप लोगों को ये जो डिफ्रेंशिएशन है कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कुछ भी याद करने वाली चीज नहीं। आई होप आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही होगी। तो अब शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। हमारी बुक की सीरीज है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो अब डिस्कवरी ऑफ सेल की कुछ इस तरह से कहानी शुरू होती है। ये पूरी एक कहानी है जिसके अंदर कुछ ईयर्स आएंगे और कुछ चीजें आएंगी जो हमें याद करनी ही पड़ेंगी, हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो है वो रास्ते से जा रहे थे, और वो जब व्यक्ति जा रहे थे तो उन्होंने एक पेड़ देखा। अब उन्होंने जब ये पेड़ देखा तो उन्होंने जो है वो उस पेड़ की जो बार्क होती है, वो उन्होंने क्या किया, उस पेड़ की बार्क, बार्क मतलब क्या, उसकी पेड़ की जो आउटर स्किन होती है, वो उसके जो ट्रंक के ऊपर आउटर स्किन होती है ना, वुडी वुडी सी, जिसके अंदर कई बार धारियां टाइप में होती हैं, वो जो है उसका एक छोटा सा पीस अपने साथ ले गए। और उन्होंने जो है वो उसे एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। और जब उन्होंने उस वुडी पीस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो माय डियर फ्रेंड्स, ही वॉज शॉक्ड। वो शॉक रह गए, वो हैरान रह गए कि ये क्या है। ये तो कुछ कुछ मधुमक्खी के स्ट्रक्चर के छत्ते के स्ट्रक्चर जैसा है। उन्होंने क्या देखा कि ये तो कुछ कुछ मधुमक्खी के छत्ते के स्ट्रक्चर जैसा है। इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था। हनीकॉम्ब का मतलब ये होता है मधुमक्खी का छत्ता। ये कई लोग रट लेते हैं, उन्हें याद, लेकिन उनसे ये जाके पूछो ना हनीकॉम्ब मतलब क्या, तो उन्हें बोला भी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, बोले वो तो पता नहीं। भाई हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी रो छत्तो या फिर मधुमक्खी का छत्ता, एक ही बात है, मधुमक्खी रो छत्तो, मधुमक्खी का छत्ता। तो अब बात समझिए, उन्होंने देखा मधुमक्खी का छत्ता। अब मैं हो सकेगा तो एडिट करके डाल दूंगा, अगर रह भी जाए तो आप लोगों ने देख ही रखा है, नहीं तो ऑनलाइन देख लीजिए मधुमक्खी के छत्ते की फोटो। तो आप जब उसे देखेंगे ना तो उसके अंदर अलग अलग रूम्स बने हुए होते हैं, हेक्सागोनल यानी सेप्टागोनल रूम्स बने हुए होते हैं उसके अंदर। आई डोंट नो एग्जैक्टली वो कौन से शेप के होते हैं, लेकिन हाँ वो उसी टाइप के अंदर छोटे 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 रूम्स जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। और वही उसे उस बार्क के अंदर भी दिखा।
उन्हें वो वही चीज उस बाग के अंदर दिखी। अब ये बात तो पक्की थी कि जो बाग है वो मधुमक्खी का छत्ता नहीं है, तो फिर ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखने वाली चीज क्या है? तो उन्होंने जो वो एक एक अलग अलग रूम्स ऐसे दिख रहे थे ना, जो जॉइंट करके मधुमक्खी का छत्ता टाइप बना रहे थे, उन्होंने जो है वो एक एक रूम के बारे में इतना ज्यादा वो कुछ जान नहीं पाए, लेकिन हाँ उन्होंने वो जो एक एक रूम था ना उसका नाम दे दिया सेल। और यहीं से जो है वो डेरिवेशन हुई टर्म सेल की। और उन्होंने जो रूम्स थे उनका नाम सेल ही इसीलिए दिया क्योंकि सेल जो है वो एक जो है वो लैटिन वर्ड है। वो क्या है? एक लैटिन वर्ड है। जो लैटिन वर्ड क्या है? सेलुला। अब ये जो वर्ड है ना सेलुला, इसका मतलब होता है छोटे छोटे रूम्स। और उन्होंने क्या देखे थे? वो छोटे छोटे रूम्स जिन्होंने मिलके कुछ हनी कॉम लाइक यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह कुछ स्ट्रक्चर बना रखा था, इसलिए उन्होंने उस पर रूम का नाम रख दिया सेल, जो कि एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। एक लैटिन वर्ड जो क्या है? सेलुला। एक सेलुला नाम के लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है छोटे छोटे रूम। इसीलिए उन्होंने उन छोटे छोटे रूम्स का नाम क्या रख दिया? सेल रख दिया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि रॉबर्ट हुक कौन थे और उन्होंने ये जो डिस्कवरी वगैरह की थी, जो सेल वगैरह का नाम रखा था, ये कब लिखा था और ये या फिर ये कब किया था। तो अब इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। रॉबर्ट हुक जो थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। वो कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक कॉर्क मतलब क्या? डेड सेल। जिन्होंने जो है वो जो बार्क उठा के लाए थे ना, वो डेड सेल थी। आपने अक्सर देखा होगा जो पेड़ होते हैं ना, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो एक्चुअली डेड सेल्स की होती है समटाइम्स। तो वो जो है वो डेड सेल्स लेके आए थे, और वो जो डेड सेल्स हैं उन्हें ही उन्होंने जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, और हम उन्हीं डेड सेल्स को क्या कहते हैं? कॉर्क सेल कहते हैं। आप प्लीज डेफिनेशन के अंदर कॉर्क सेल ही लिखिएगा, क्योंकि वो वर्ड जो है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है, और वो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर यूज भी होता है। तो अगर आप अपनी डेफिनेशन में उसे लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। अब उन्होंने जो है वो उस कॉर्क को एक माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिया। और अगर मैं टू बी मोर स्पेसिफिक और स्पेसिफिक हूं तो उन्होंने एक प्रिमिटिव यानी कि पुराने टाइम के, अब ये जो काम है ये तो काफी टाइम पुराने हुआ था, 1665 के अंदर ये काम हुआ था। उन्होंने जो है वो सेल को देखा था। तो उस टाइम का जो माइक्रोस्कोप था वो इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। वो एक पुराना टाइप का एक बेसिक माइक्रोस्कोप था, एक प्रिमिटिव यानी कि पुराना टाइप का माइक्रोस्कोप था, जिसके अंदर उन्होंने कॉर्क सेल या फिर डेड सेल्स देखे और हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, यानी कि वो छोटे छोटे रूम जिनकी मदद से मधुमक्खी के छत्ते की तरह कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था, उन्होंने वो देखा। और पर रूम का जो छोटे छोटे रूम दिख रहे थे ना, उन पर एक एक रूम का जो है वो नाम रख दिया सेल। क्या नाम रख दिया? सेल रख दिया। और ये जो सारा काम था ये उन्होंने कौन सी ईयर में किया था? 1665। ये ईयर याद कर लीजिएगा। उन्होंने जो ये काम था वो 1665 में किया था। मैंने फिर आपको सेकंड पॉइंट बता ही दिया है कि जो है ये जो सेल है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, सेलुला से, जिसका मतलब ये होता है छोटे छोटे रूम। अब उन्होंने जो है ना वो माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक भी पब्लिश की थी। उन्होंने क्या किया था? माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक भी पब्लिश की थी, यही 1665 के अंदर ही, जिसके अंदर उन्होंने जो है वो अपनी इन सारी की सारी डिस्कवरीज के बारे में बताया था। ठीक है, ये बात आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी। फिर आते हैं कुछ साल बाद, हमारे कुछ साल बाद 1665 का ये काम हो गया, लेकिन इधर ना इन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ी थ्योरी की खाली एक लाइन लिख के छोड़ दी थी। यहाँ पे इन्होंने खाली ये तो बता दिया कि ये सेल ऐसा ऐसा, ये कुछ सेल नाम की चीज होती है, लेकिन ये प्रॉपर जो है वो रिसर्च कर नहीं पाए। उससे पहले ये ईश्वर को प्यारे हो गए, ही डाइड। तो अब इनकी जो रिसर्च है
इन्हें आगे बढ़ाया एक डच साइंटिस्ट ने, या फिर आप यूँ कह लीजिए एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट ने, जिन्होंने एक खुद ही से सेल्फ डेवलप्ड माइक्रोस्कोप बनाया जो कि उनके माइक्रोस्कोप से ज़्यादा पावरफुल था, से ज़्यादा पावर रखता था। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, और टू बी मोर स्पेसिफिक पॉन्ड के अंदर कुछ सेल्स देखे, और ये सब उन्होंने क्या किया 1674 में किया इन्होंने, जब इन्होंने क्या किया माइक्रोस्कोप की मदद से लिविंग सेल्स देखे। और यहाँ पे जो है वो उन्होंने लिविंग सेल्स जो देखे वो कहाँ देखे, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में या फिर पॉन्ड के अंदर जो है वो उन्होंने बेसिकली लिविंग सेल्स देखे। और फिर उन्होंने उसके लिविंग सेल्स के देखने के बाद उन्होंने जो है वो स्पर्म सेल्स भी देखे। हमने क्लास 8 के अंदर एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसके अंदर हमने पढ़ा है कि स्पर्म सेल्स क्या होते हैं, जो बेसिकली मेन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं या फिर मेल गैमीट्स होते हैं, वो कौन होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो इस समय इसे याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उन्होंने जो है वो ह्यूमन, डॉग, रैबिट, फ्रॉग और फिश के जो है वो स्पर्म्स को भी देखा बाद में माइक्रोस्कोप के अंदर। आई होप आप लोगों को इतनी बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। और इन्होंने जो है वो स्पर्म्स कब डिस्कवर किए थे, तो ठीक 4 साल बाद जो है वो इन्होंने स्पर्म डिस्कवर किए थे। आपको ईयर याद करना हो तो कर लीजिएगा 1678। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, और एक बहुत बड़ी दिक्कत थी ये थी कि ये दोनों जो हुक आए थे, यानी कि रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन लीवन हुक, इन्होंने जो है ना वो सेल के अंदर क्या है वो अभी तक कुछ नहीं देखा था। उन्होंने खाली आउटर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग देखी थी। एक ने डेड सेल्स देखे थे, एक ने लिविंग सेल्स देखे थे, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं देखा था कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है वो अभी तक किसी ने नहीं देखा था। इसीलिए फिर आए कुछ टाइम बाद रॉबर्ट ब्राउन। अब ये जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने जो है वो सेल के सीईओ, जैसे कंपनीज के सीईओ होते हैं यानी कि उनके जो मेन वर्कर होते हैं या फिर मेन हेड होते हैं, वैसे ही रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के सीईओ यानी कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और इसी के साथ उन्होंने जो है वो ऐसे पहले जो है वो डिस्कवरर बने जिन्होंने सेल के अंदर का कुछ देखा था। अभी तक जो है वो सेल के बाहर की आउटर स्ट्रक्चर देख रहे थे, इन्होंने सबसे पहले सेल के अंदर कुछ देखा, और उन्होंने देखा सेल का न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर गैमीट्स होते हैं, जिनके अंदर जेम्स होते हैं, जिनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। जो पूरा का पूरा सेल जो है आप कह सकते हो पूरा का पूरा सेल का सबसे मेन पार्ट होता है, जिसके अंदर हमारा डीएनए होता है, जिसके अंदर हमारा मेनली क्या होता है, डीएनए होता है। तो इसके बाद अब जब इन्होंने ये काम कर दिया, उसके बाद आए जे.ई. पुरकिंजी, जिन्हें हम खाली पुरकिंजी भी कहते हैं। अब ये जो थे ना, ये एक एनिमल फिजियोलॉजिस्ट थे। मेरे को शायद इस टर्म का जो है वो प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं आ रहा है, शायद इसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। आई एम सो सॉरी, आपको बीच में दिक्कत हुई। तो ये जो है बेसिकली एक एनिमल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने जो है वो साइटोप्लाज्म, जिन्हें हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है, एक ही सिनोनियम है एक दूसरे के। तो इन्होंने जो है वो साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म, जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में, याद कीजिए क्लास 8 का, बस उन्होंने वही साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म, एक ही बात है, उसे डिस्कवर किया था। और ये काम उन्होंने किया था 1839 के अंदर। फिर आए थे हैकल, जिन्होंने जो है वो ये बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो ही जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, यानी कि आपके और आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते से होंगे, वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर करते हैं, कौन, न्यूक्लियस जो है वो इस काम के लिए जिम्मेदार होता है। और ये बात जो है वो हैकल ने बताई थी।
रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और हैकल ने बताया था कि न्यूक्लियस के कारण ही जो है वो हमारे और पेरेंट्स के बीच में जो भी कैरेक्टर्स सेम होते हैं वो न्यूक्लियस के कारण ही उनसे हम में आते हैं। और ये जो काम है ये इन्होंने 1866 के अंदर किया था। और जब इतनी नींव रखी जा चुकी थी और एक ऐसी थ्योरी टाइप में बन गई थी, तो अब ये समय आ गया था, अब ये टाइम आ गया था कि इन सब की बातों को कोई आगे लेके जाए, कोई इन पे ढंग से रिसर्च करे। और जो काफी सारे लोगों ने की अलग अलग सेल ऑर्गेनिजम्स बनाए जिनके बारे में हम नहीं पढ़ सकते, नहीं तो हमारी पूरी की पूरी बुक भर जाएगी। लेकिन ये जो है ये सारी की सारी जो तमाम बातें हैं ये सब लिखी गई एक थ्योरी के अंदर, एक थ्योरी बनाई गई जिसका नाम रखा गया सेल थ्योरी। ये सब करने के बाद एक थ्योरी बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया, सेल थ्योरी, जिसका है वो नाम रखा गया। सबसे पहले आए शील्डन। सबसे पहले आए इसके जो है वो दो मेन कैरेक्टर शील्डन और श्वेन। एक साल के जो वो अंदर से इन्होंने डिस्कवरी की। सबसे पहले आए शील्डन और शील्डन ने जो है वो ये बताया कि सारे के सारे जो भी प्लांट्स है ना वो सेल से बने। सारे के सारे प्लांट्स जो है, एक एक प्लांट जो है वो सेल से बना हुआ है। और फिर उसी के एक साल बाद श्वेन ने कहा कि सारे के सारे एनिमल्स भी यार सेल से बने हुए। भाई शील्डर तू कह रहा है सारे प्लांट सेल से बने हुए, मेरे सारे एनिमल सेल से बने हुए। एनिमल के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन, एंड ह्यूमन भी क्या है, एक एनिमल ही है। फिर और थोड़ी सी रिसर्च हुई तो पता चला कि जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल होते हैं। और इसे जो है वो कहीं कहीं एसेंस ऑफ सेल थ्योरी भी कहा गया है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। इसे कहीं कहीं जो है वो सेल थ्योरी का एसेंस भी बताया गया है। फिर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये दो मेन जो है वो कैरेक्टर्स थे सेल थ्योरी के, शील्डन और श्वेन, जिन्होंने बताया कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एक ने बताया सारे के सारे प्लांट्स, एक ने बताया सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। लेकिन एक व्यक्ति थे आर्यवर्चाओ, जिनकी जो खोपड़ी है वो किसी अलग ही डायरेक्शन में चल रही थी। हम सब यहाँ पढ़ रहे हैं, वो यहाँ सोच रहे थे। वो कह रहे थे अरे ठीक है तुमने कह दिया सेल है, ये है, वो है, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है, फंडामेंटल है, ये वो कोई आर्यवर्चाओ बोलता है कि ये सब बात तो ठीक है। ये हैकल, ये रॉबर्ट ब्राउन, ये रॉबर्ट हुक, ये एंटोन विन लीवनहुक, इन सब की बातों का मैं मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, हाँ भाई ये ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो कुछ और ही है। ये सब बात ठीक है कि सेल ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन ये सेल आया कहाँ से? मुझे तो इसका जवाब ढूंढना है। और भाई साहब उन्होंने इतनी शिद्दत से जो है वो रिसर्च करके इसका जवाब ढूंढ के दिया। और उन्होंने जवाब ये ढूंढ के दिया कि जो सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। वो कहाँ से आता है? वो एक प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि एक पहले से जो है, वो जो पहले से जो सेल है ना उसी से अगला सेल आता है। एक जो सेल है वो अपने आप को डिवाइड करता है, अपने आप को जो है वो सेल दूसरे सेल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। एक जो सेल है उसी से जो है वो और सेल्स आते हैं, जो कि हमने पढ़ा भी है क्लास 8 के अंदर। मैं आपको याद दिला दूं, बडिंग और हमारा जो है वो फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, ये हमने जो है वो पढ़े थे। यार इसके अंदर बेसिकली ये था, अगर आपको याद नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर बेसिकली यही था कि एक सेल के अंदर से दूसरा सेल कैसे बाहर निकल रहा है, बस यही था इसके अंदर बेसिकली। तो वही ये जो है वो आर्यवर्चाओ ने बताया कि जो एक सेल है ना, जो आगे आने वाले सेल से वो पीछे की सेल से ही आ रहे हैं। जैसे हम हमारे पेरेंट्स से आए हैं ना, वैसे जो पेरेंट सेल है उसी से एक डॉटर या फिर एक मेल सेल, एक फीमेल सेल, इस तरीके से सेल्स आए हैं। एक सेल से ही आगे के सेल का जो है वो विस्तार हो रहा है, बिल्कुल हमारी तरह नॉर्मली। फिर इसके बाद हमारे जो है वो बात आती है कुछ और चीज़ों की। तो अब हमारे यहाँ पे जो है वो वापस ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी कैटेगराइजेशन जो है वो शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है अब हम यहाँ पे हमारी,
तो हाँ, यहाँ पे हमारी ऑर्गेनिजम्स की कैटेगराइजेशन शुरू हो जाती है। मेरे को पता है अभी आप एनसीईआरटी से मिला रहे हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ 10 मिनट रुकिए, आपको सब समझ आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।